ओके। हाय। अनीश है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज मीट के साथ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। और ये सब बाकियों से सबसे हटके है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति सोशियोलॉजी के फील्ड में हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंट देते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को। इन हिज थ्योरी इनका नाता है शिकागो स्कूल से। इनका नाता रहता है शिकागो स्कूल से। और ये इनका मानना था कि एक व्यक्ति का कॉन्शियसनेस, सेल्फ, उसका खुद का आइडेंटिटी भी बहुत ज़रूरी है एक सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना जब हम सोशल रियलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है उसके साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए हमें सिर्फ बिहेवियर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सोच के कि बिहेवियर कुछ नहीं, बस एक रिस्पॉन्स है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण हो रहा है। रादर हमें साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म पे ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, बिहेवियर जो कि साइकोलॉजी से इफेक्ट होकर हो रहा है, वो है उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म जिस पे मीड फोकस करते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपना सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी दिया। और इनका वर्क बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बना टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जो कि हम आगे और ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। पहले आते हैं मीड के कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी पे। इनका जो थ्योरी था, इट वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। और इनका सारा आइडिया इज कंटेन्ड इन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स गिवन बाय हिम इज माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। एक्चुअली नॉट बाय हिम, ये उनके स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने कंपाइल करके, उनके सारे वर्क को कंपाइल करके एक बुक में बनाया और फिर हम तक पहुंचाया इसके लिए। और उनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था टू द फाउंडेशन ऑफ, अगेन हम कहते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। मतलब सिंबल्स से कारण होने वाला इंटरैक्शन के बारे में जो उन्होंने बताया, उनका वर्क इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि मीड जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो सिर्फ साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी नहीं लेते हैं। ही टॉक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। एंड सोशल साइकोलॉजी इज दैट साइकोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट वेयर बाय ही इज गिविंग प्रायोरिटी टू द सोशल वर्ल्ड अराउंड। और ऐसा साइकोलॉजी जिसमें आसपास का सोशल वर्ल्ड काफ़ी मायने रखता है और उसी से इन्फ्लुएंस होके व्यक्ति का साइकोलॉजी डेवलप होता है और उस बेसिस पे उसका बिहेवियर होता है। और ये साइकोलॉजी डेवलप करता है सोशल एक्सपीरियंस के थ्रू। देयरफॉर उनके अनुसार एक सोशल एक्सपीरियंस के बिना सेल्फ कॉन्शियसनेस होना लॉजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। और हम देखेंगे वो एक सोशल फिनोमेना को हर जगह काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने उन सारे थ्योरीज में। जेस्चर, सिंबल, माइंड, सेल्फ, हर जगह हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे वो अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट्स को यूज करके वो अपना एक थ्योरी देते हैं अबाउट माइंड, सेल्फ और आइडेंटिटी। और सिंबल्स का इस्तेमाल, सिंबल्स का इंपॉर्टेंस वो बताएंगे। दिस एंटायर थिंग इज हाउ ही टॉक्स। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ही टॉक्स ऑफ जेस्चर। जेस्चर ही वो बताते हैं ये एक बेसिक यूनिट है एक सोशल एक्ट या सोशल प्रोसेस का, ठीक है। ये फिजिकल या वोकल हो सकता है, आप कुछ करके दिखाओ किसी को या बोलो। और यही चीज, एक जेस्चर करना, मायने रखता है हमारे कम्युनिकेशन में। अब वो जेस्चर जिसको करने से पहले एक्टर के दिमाग में कुछ थॉट चला हो, जो कुछ सोच के उसने किया हो, वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट जेस्चर। और यही सिग्निफिकेंट जेस्चर हम ह्यूमंस को बाकी एनिमल से अलग करता है, क्योंकि हम जो करते हैं उसके पीछे हम कुछ सोच के करते हैं। अब इन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स में खासकर इंपॉर्टेंस रखता है वोकल जेस्चर, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मगर सारे वोकल जेस्चर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ग्रंट करना, ये करना, वो वोकल जेस्चर्स खासकर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लैंग्वेज। और वो आते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल्स की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट सिंबल्स आर दोज जेस्चर्स जो कि ना सिर्फ जिसको करने के पीछे कुछ एक प्रीवियस थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, मगर इट एलिसिट्स द सेम रिस्पॉन्स इन द एक्टर एज इन द पर्सन टू whom इट इज एड्रेस्ड। जिसके द्वारा किया जा रहा है उसमें भी वो वही रिस्पॉन्स पैदा करेगा
जैसा कि रिस्पॉन्स जिसके लिए वो बोला जा रहा है, जिसके तरफ किया जा रहा है। अगर किसी के प्रति गुस्सा हो रहा है, गुस्से की शब्द बोले जा रही है, तो बोलने वाले में भी उतना ही गुस्सा झलकेगा जिसके प्रति बोला जा रहा है, और वो गुस्सा आएगा। तो दोनों में एक सेम टाइम का रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एग्जाम्पल दिया जाता है, when we say hello to another person, it elicits the same response as it arouses in us. Only when we have significant symbols can we truly have communication. ठीक है, इसमें वो इंपॉर्टेंट बताते हैं कि फिजिकल जेस्चर भी हो सकता है सिग्निफिकेंट सिंबल, मगर चूंकि फिजिकल जेस्चर करने टाइम हम खुद को अपने आप पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे में उतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं एलिसिट कर पाता है, और इसीलिए कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं होता है। मगर वोकल जेस्चर, खासकर लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज अ सिग्निफिकेंट सिंबल, क्योंकि इसमें वो सारी खासियत हैं। खासकर इसमें कुछ और एडिशन भी आ जाता है कि इसमें प्रीवियस थिंकिंग भी है। इट एलिसिट्स द सेम रिस्पॉन्स एज इन द एक्टर एज इन द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड। साथ ही साथ इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द पर्सन, ये तो हो गया। साथ ही साथ ये हमारे मीनिंग को कन्वे करने में भी मदद करता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वो भी कन्वे करने में सबसे सही रहता है लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंट सिंबल्स का कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इन मेकिंग ऑफ आवर माइंड और मेंटल प्रोसेस। माइंड क्या है और मेंटल माइंड, जैसे कि मीड बताते हैं, मीड के अनुसार कि सिग्निफिकेंट सिंबल के ही थ्रू हमारा ह्यूमन थिंकिंग पॉसिबल होता है, जहां हम सिग्निफिकेंट सिंबल का इस्तेमाल करके, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम अपने आप से बात करते हैं। ये पॉसिबल होता है सिग्निफिकेंट सिंबल के थ्रू। इट इज़, और यही जो बात करना है, यही माइंड है। माइंड एक चीज़ नहीं है, माइंड एक प्रोसेस है जहां हम खुद से बात करते हैं। इस मीड डिफाइंस थिंकिंग एज सिंपली एन इंटरनलाइज्ड और इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन ऑफ द इंडिविजुअल विथ हिमसेल्फ by means of such gestures, or it is a conversation between I and me. ठीक है, mind is deemed by Mead as a process and not as a thing. It is an inner conversation with oneself and not found as a physical thing within the individual. ये कोई अंदर कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें अंदर मिलेगा, नहीं, ये एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर चलता है। हम ही अपने आप से जब बात करते हैं, अपने आई एंड मी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है। आई एंड मी क्या हम देखेंगे, ये हमारे अंदर का एक सोशल फेनोमेना है, और ये डेवलप होता है जब हम एक सोशल प्रोसेस में जाते हैं। उस सोशल प्रोसेस में हमारा माइंड डेवलप होता है, और माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे प्रॉब्लम को डील करने में, जहां हम अपने आप से बात करके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को जांचते हैं, जज करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्फ के बारे में। सेल्फ क्या है? सेल्फ डिफाइन करते हैं मीड, हम एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी जहां हम दोनों होने की काबिलियत रखते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ नहीं, जहां हम खुद को दूसरे के नजरिए से देखना सीखते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, जहां हम खुद को दूसरे के नजरिए से देखना सीखते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कैसा देख रहा होगा। आजकल के कॉमन शब्दों में हम इसे ये भी कर सकते हैं कि दूसरा जन हमें कैसा जज कर रहा होगा, दुनिया की मत सुनो, या दूसरे क्या सोचते हैं ये मत देखो। मगर अजीब बात है कि हमारे सेल्फ के डेवलपमेंट में यही बेसिक चीज मददगार होता है। एनीवेज, तो ये क्या है, और यही चीज हम में है जो एनिमल्स में नहीं होता है, या एक जन्मे बच्चे में नहीं होता है, और ये धीरे धीरे डेवलप होता है। क्योंकि हम दूसरे के नजरिए से तभी ना अपने आप को देख पाएंगे जब हम दूसरे को जानेंगे, दूसरे के साथ रहेंगे, उस सोशल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो यही वो कहते हैं कि सेल्फ को डेवलप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सोशल कॉन्टैक्ट में आए, सोशल प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। और यही यहाँ आप देखिएगा कि सेल्फ माइंड से डायलेक्टिकली रिलेटेड है। अगर हम प्रोसेस देखें तो ऐसा कुछ है, सेल्फ के दो पार्ट हैं, आई एंड मी, और इन दोनों में जो इंटरेक्शन है वही माइंड है। तो माइंड जब तक नहीं डेवलप होगा जब तक आई एंड मी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा।
और आई एंड मी भी तभी डेवलप करते हैं और जब दोनों में थिंकिंग होता है, कन्वर्सेशन होता है। ये तो कहने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Body is not a self and becomes self only when mind has developed. On the other hand, self along with reflexiveness is essential to the development of mind. अब रिफ्लेक्सिवनेस क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है? ये कुछ नहीं, ये वही है कि अपने आप को आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देखना। ठीक है, फिर या वही वही चीज रिपीट करते हैं। द जनरल मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ इज reflexivity or the ability to put ourselves unconsciously into others place and to act as they act. As the result, people are able to examine themselves as other would examine them. कुछ नहीं, अपने आप को दूसरे के नजरिए से देखना सीखना। अब जहां हम खुद एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और दूसरे के नज़रिए से देखने में हम अपने आप को दूसरे के स्टैंड पॉइंट से जज करते हैं, देखते हैं कि दूसरा जन हमें कैसा कर रहा होगा, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। ये सब हम सीखते हैं। और ये सेल्फ बहुत डायनेमिक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट कैरीज द कैपेबिलिटी टू रीड द सेल्फ ऑफ अदर्स। जब हम दूसरे को जानेंगे तभी हमारा सेल्फ भी डेवलप होगा। हम दूसरे के नज़रिए को तभी जान सकते हैं जब हम दूसरे को जानेंगे। और जब हम इट हैज़ द कैपेबिलिटी फॉर एन इंटरनल इंटरैक्शन बिटवीन आई एंड मी, एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द माइंड। सेल्फ के दो पार्ट होते हैं, आई एंड मी, उनके बीच का इंटरैक्शन ही है सेल्फ। तो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को और समझेंगे। तो दूसरे के नज़रिए से देखना ही जब हम सीखते हैं तो हम अपने आप में अपना वजूद धीरे धीरे हमारा डेवलप होता है, हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, हमारा एक सेल्फ डेवलप होता है। और ये मीड बताते हैं कि इसका एक प्रोसेस है डेवलप होने का, जो कि 2 स्टेज में वो बताते हैं। पहला है प्ले स्टेज, जहां पहले किसी एक व्यक्ति के नज़रिए, किसी दूसरे एक व्यक्ति के नज़रिए से खुद को देखना सीखते हैं। बच्चे में ऐसा होता है, प्ले स्टेज है जब एक बच्चा कोई दूसरा गेम खेलता है जहां वो कोई दूसरा बनकर ट्राई करता है, बनने के ट्राई करता है। और जैसे कि एक बच्चा माँ बाप, खुद के मम्मी पापा बन के वो ट्राई कर सकता है, गेम खेल सकता है, डॉक्टर खेल सकता है, या कुछ और जो भी खेलता है, तो जिसमें वो खुद नहीं किसी कुछ और बन के वो एक दूसरा पर्सोना में घुस के वो ट्राई करता है उस चीज़ को, सोशल एक्ट में घुसने का और खुद को उस तरीके से देखने का। तो यहाँ ये वो डेवलप होता है। द फर्स्ट स्टेज इज प्ले स्टेज। ड्यूरिंग दिस चाइल्ड द चिल्ड्रन लर्न टू टेक द एटीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर डिस्क्रीट अदर, मतलब कोई एक दूसरा व्यक्ति का एटीट्यूड वो समझता है और उसके नज़रिए से खुद को देखता है। ये लोअर एनिमल्स और जन्मजात बच्चे में ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे आदमी ये चीज़ सीखता है। दे प्ले बाय बीइंग समवन एल्स। Children play various roles in which they learn to take roles of others who are around them. As a result of such play, the children learns to become both subject and object and begins to become able to build a self. However, it is a limited self because the child can only take the role of distinct and separate others. ये एक लिमिटेड सेल्फ है। ये क्या कह रहे हैं, यही कि दूसरे के नज़रिए से देखना सीखता है खुद को, मगर किसी एक या 2 व्यक्ति के दूसरे नज़रिए से, पूरे ओवरऑल नज़रिए से नहीं। इसलिए ये लिमिटेड सेल्फ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो 1 या 2 व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रोल वो ले पाता है। मगर जब गेम स्टेज में वो एंटर करता है, एक बड़े कम्युनिटी में एंटर करता है, तो वो अपने आप को एक जनरलाइज्ड अदर के नज़रिए से देखना सीखता है कि एक कम्युनिटी उसे कैसा एक्सपेक्ट करता है, उसे कैसा देख रहा है और क्या उसका एक्सपेक्टेशन है कम्युनिटी का उससे। तो यहाँ वो सीखता है कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए, उसे कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सीखता है। और यहाँ उसका कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट होता है। In the game stage, the child must take the role of everyone else involved in the game, and that is the roles of which Mead terms as generalized other. यहाँ कोई एक या दूसरे व्यक्ति का वो रोल नहीं लेता है, वो ओवरऑल पूरा कम्युनिटी मिलके एक जनरल रूप में उसे कैसे देखेगा, जिसे वो जनरलाइज्ड अदर कहते हैं, उस टर्म्स में वो देखता है, खुद को सीखता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका एक डेफिनेट पर्सनालिटी डेवलप होता है। Children start to learn by able to function in organized group
and to determine what they will do within a specific group. ठीक है, और इन्हीं दो कंसेप्ट से प्ले एंड गेम मीड एलाबोरेट्स अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वॉट एवर सोशल कैपिटल वी पोजेस इज एक्वायर्ड एंड लर्नड एंड वी आर नॉट बॉर्न विद दैट। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है, हम जन्मजात इस चीज़ से पैदा नहीं होते हैं। जनरलाइज्ड अदर के बारे में और बताया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मीड के थ्योरी में। ये है एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, कि पूरे पूरे सोसाइटी का नज़रिया। द एबिलिटी टू टेक द रोल ऑफ जनरलाइज्ड अदर इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जज करना, इवेलुएट करना सीखते हैं धीरे धीरे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कम्युनिटी रादर देन एक या दो व्यक्ति के व्यू पॉइंट से। और तभी हम एक फुल पर्सनालिटी, एक फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी के रूप में डेवलप हो पाते हैं, जहां हम सीखते हैं कि अलग अलग रोल के बारे में सीखते हैं जो हमें लेना पड़ सकता है, अलग अलग जगह के एक्सपेक्टेशन के बारे में सीखते हैं जो हमसे किया जा सकता है अलग अलग रोल में। allows for possibility of abstract thinking and objectivity. Not only taking the role of generalized other is essential to the development of self, it is also crucial for development of organized group activity. तभी हम सीखते हैं ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। मीड ऑल्सो लुक्स एट सेल्फ फ्रॉम अ pragmatic point of view. यही वो जो चीज़ ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि उनका जो थ्योरी है इज एट द उनके उसके बेस में है थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। वहीं से ये पॉइंट आ रहा है कि वो प्रैग्मेटिक व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी देखते हैं रियलिटी के रूप में क्या ये क्यों ज़रूरी है। एट द इंडिविजुअल लेवल सेल्फ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति को पता, वो एक लार्जर सोसाइटी का एफिशिएंट मेंबर बन पाता है, उसे समझ में आता है कि उसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या नहीं करे कि फेल हो, और उसे मदद मिलता है ताकि वो सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से घुल मिल पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो फिर बात आती है कि जब दो कम्युनिटी प्लेज अ लार्जर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, ऐसा तो नहीं कि सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो सब में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देयर इज लिटिल इंडिविजुअलिटी। बात ये हो रहा है कि जब धीरे धीरे एक या दो व्यक्ति है तो ठीक है, वो एक दो व्यक्ति सबके लिए अलग अलग है, मगर जब एक जनरलाइज्ड अदर सबका क्या एक है, क्या सबको खुद सेल्फ के डेवलपमेंट में खुद को सोसाइटी के नज़रिए से देखते हैं जब हम, तो क्या वो जनरलाइज्ड अदर सबके लिए एक है? अगर वैसा होगा सब तो कन्फर्मिस्ट हो जाएंगे और सबका कोई कुछ अलग पर्सनालिटी रहेगा ही नहीं। जब सबको लगेगा कि हर तरफ उनसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनको भी वैसे ही कुछ करना है, तो यहाँ मीड कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति के लिए जनरलाइज्ड अदर अलग अलग होता है, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी में नहीं ना रह रहे हैं। एक व्यक्ति जो मुंबई में रह रहा है और वो जिन लोगों से घुला मिला है, जिन लोगों के आसपास है, इसलिए कहते हैं संगति मैटर रखता है। आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं, आप उन लोगों का नज़रिया समझते हैं, उन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप वो समझते हैं, और फिर उसी अनुसार आप समझते हैं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, और आप वैसे डेवलप होते हैं। जो व्यक्ति एक स्लम्स में डेवलप हो रहा है, उसका वैसे ही मेंटालिटी इसीलिए डेवलप होता है क्योंकि वो वैसी कंपनी में रहता है, उसका जनरलाइज्ड अदर वैसा ही बनता है, वो उतने ही वैसी एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है। तो इसीलिए सबके लिए जनरलाइज्ड अदर अलग अलग है, और इसीलिए सब में एक इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। यहाँ इसलिए कहते हैं कंपनी मैटर्स। और दूसरा चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि एक जजमेंटल आप नोटिस करेंगे कि हम हर पॉइंट पे हम अपने लाइफ में अपने आप को डेवलपमेंट में भी हमारा जजमेंटल होना इम्पॉर्टेंट है। जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। हम अपने लाइफ में जजमेंट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि दूसरे व्यक्ति हमें कैसे देख रहे होंगे। एक ये जजमेंट, क्या करना है नहीं करना, ये चीज़ का जजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कुछ जगह जजमेंट हमारे लिए
सस्टेनेंस के लिए हमारे कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। ये हमारे सेल्फ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दरमोर इंपॉर्टेंट चीज दूसरा यहां भी है, ईच पर्सन यूनिक सेट ऑफ सेल्स मेक हिम और आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। Furthermore, people need not accept the community as it is. They can reform things and seek to make them better. In other words, to stand up to generalized other, the individual must construct a still larger generalized other, composed not only from the present but also from the past and future, and then respond to it. This idea adds dynamism to Mead's concept of self. यहाँ एक और चीज बात आती है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, कि हो सकता है और होता भी है कि अब हम में जो जनरलाइज्ड अदर हमारे लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, हो सकता है हम उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हम उस केस में हो सकता है इंडिविजुअल क्या करे, अपने लिए एक और बड़ा जनरलाइज्ड अदर बना ले, जो कि कंसिडरेशन हो ना सिर्फ आज के सराउंडिंग का, आज की कम्युनिटी का, पास्ट एंड फ्यूचर का भी, वो हर चीज का कंसिडरेशन लेके वो एक बड़ा जनरलाइज्ड अदर बनाए। वो समझे इस चीज को कि उससे पास्ट और फ्यूचर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी वो इंक्लूड कर ले। तब वो आज के जो जनरलाइज्ड अदर है, वो उससे बड़ा ब्रॉड व्यू लेके आज के जनरलाइज्ड अदर को हो सकता है वो कॉन्ट्रडिक्ट करके वो नहीं एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्लम में रहता हुआ बच्चा, हो सकता है कि उसके सामने आसपास वो अच्छी संगति में नहीं रह रहा हो और वहां से उसे वही जनरलाइज्ड अदर मिल रहा है जो उसे सिखाए कि चोरी करना, ये करना, वो करना, मे बी यही उसका नजरिया हो। मगर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उसने चोरी किया हो और ऐसे संगति में आया हो जहां उसे पता चला कि ये शायद उसे अच्छा फ्यूचर नहीं बनाएगा। तो इन सारे एक्सपीरियंस को लेके वो एक बड़ा जनरलाइज्ड अदर बनाए, जहां उसे एहसास हो कि नहीं, ये जो सामने मुझे दिया जा रहा है ये गलत है और मुझे क्या चुनना है वो मुझे पता है, और वो रिफॉर्म करने वो एक अलग रास्ता पे चले और बाद में वो उसे रिफॉर्म भी करे जो जनरलाइज्ड अदर है। तो ये डिपेंड करता है, पास्ट एंड फ्यूचर कंसिडरेशंस को भी लेते हैं, और ये चीज मीड के थ्योरी को और डायनामिज्म ऐड करता है। थैंक यू। अब आई एंड मी हम करते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बताइए आपको क्या चीज़ लग रहा है अच्छा और कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू।